ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के योगदान से नई पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम रायपुर आगमन के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया संबोधित। और प्रदेश के उत्तरी भाग में चलने लगी है शीतलहर। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में तापमान में और गिरावट आने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 21 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। अधिसूचना के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,05,000 सक्रिय मामले हैं। वहीं कल देर रात तक देश में 26,000 से अधिक नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 1,368 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक 164 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 123, दुर्ग जिले में 120 और रायगढ़ में 105 मरीज मिले, जबकि सबसे कम सुकमा जिले में 1 पॉजिटिव मरीज पाया गया है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,66,000 को पार कर गई है। वर्तमान में 17,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, जबकि 2,46,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले में कोविड-19 की संभावित वैक्सीन की टीकाकरण के लिए अंतिम तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आंगनबाड़ी, स्कूलों, पंचायत भवनों और इसी तरह के अन्य परिसरों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण के लिए लगभग 10,000 डॉक्टर और उनके स्टाफ की सूची तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा हर युग में छत्तीसगढ़ और यहां के महापुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम रायपुर आगमन के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण प्रदेश के किसानों का कंडेल नहर सत्याग्रह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासियों ने बापू से प्रेरणा लेकर जंगल सत्याग्रह शुरू किया और इस आंदोलन में हजारों नौजवान अपनी नौकरी छोड़कर शामिल हुए। हजारों लोगों ने जेल यात्राएं की। श्री बघेल ने कहा कि अछूतोद्वार की लड़ाई छत्तीसगढ़ से शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना प्रारंभ की है, जिससे किसान और गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने दुनिया को दिखा दिया
है कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर की बिक्री और वर्मी कंपोस्ट से लोगों की आय बढ़ी है, साथ ही प्रदेश जैविक खेती की ओर अग्रसर हुआ है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के योगदान से नई पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में कुष्ठ सेवा कर्मियों को कुष्ठ उन्मूलन सेवा सम्मान और सफाई कर्मियों को स्वच्छता योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री सम्मान प्राप्त भारती बंधु ने महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति भी दी। इधर धमतरी जिले में महात्मा गांधी की स्मृतियों को सजाने और संवारने के लिए कंडेल गांव के नागरिकों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पदयात्रा निकाली, जो भोथली, बलियारा, डोंडकी, शंकरदाह और हरफतरई गांव होते हुए सेंचुरी गार्डन पहुंची, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कंडेल नहर सत्याग्रह पर फिल्म निर्माण के साथ ही संग्रहालय की स्थापना किए जाने की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की कल जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। वहीं सुश्री उइके ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाई। उन्होंने समाज में छुआछूत की भावना दूर करने और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मुख्यमंत्री ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पुरोधा बताया। उन्होंने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल ने अत्याचार और अन्याय के विरोध में हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। वहीं पंडित सुंदरलाल शर्मा के योगदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि उन्होंने सामाजिक चेतना की आवाज हर घर तक पहुंचाने का अविस्मरणीय कार्य किया है। श्री बघेल ने कहा कि पंडित शर्मा कंडेल सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार थे। प्रदेश में बीते 2 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए 103 MOU हुए हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 42,155 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए 62,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। खनिज आधारित उद्योगों को हर तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बस्तर संभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निवेशकों को सिर्फ छूट और सुविधा ही नहीं दी जा रही है, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि वे प्रदेश में आसानी से उद्योग स्थापित कर सकें। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए भू फाटक में 1% की कमी की गई है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ तक आवंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए नियम बनाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले 3 वर्षों में घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरा करेगी। कल शाम राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी से पहले शराब की कालाबाजारी रोकना जरूरी है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में सरकार सफल भी हुई है। उन्होंने कहा कि जांच चौकियों की संख्या बढ़ाकर अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाया जा रहा है। श्री लखमा ने कहा कि आबकारी विभाग के साथ पुलिस की टीम भी लगातार अवैध शराब के मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कई जनहितकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इस दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। कबीरधाम जिले के चिल्फी क्षेत्र में जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने जबलपुर से आ रहे एक ट्रक से 601 बोरी इस तरह कुल 240 क्विंटल धान बरामद किया है। इस धान की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले चिल्फी थाना के पुलिसकर्मियों ने धान का अवैध परिवहन करने के मामले में 3 ट्रकों
डिपो से 10.5 लाख रूपये कीमत का करीब 745 क्विंटल धान जब्त किया था। इधर महासमुंद जिले के भोरिंग और अछोली गांव में अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से 2 लोगों से 49 कट्टा धान बरामद किया गया है। वहीं तरेकेला गांव में 70 बोरा धान जब्त किया गया है। गौरतलब है कि पिथौरा तहसील के अंतर्गत अवैध धान भंडारण के अब तक 11 मामले सामने आए हैं। इनमें करीब 230 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। इस बीच राजनांदगांव जिले में सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के पदाधिकारियों ने धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव तत्काल नहीं किए जाने पर आगामी 23 दिसंबर से धान खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया है कि उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव शुरू हो गया है। यदि कुछ केंद्रों में खरीदी अधिक होने से उठाव संबंधी दिक्कतें आ रही हैं तो उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार करने की बात कही। बालोद जिले की पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए पुलिस समर्पण नाम का अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी प्रकार की समस्या में पुलिस उनकी मदद करेगी। साथ ही किसी भी त्योहार पर पुलिस उन्हें अपने साथ शामिल कर खुशियां बांटेगी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने बताया कि जिले के सभी थाने और चौकियों से एक अधिकारी को इस अभियान के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे वृद्ध जो अपना घर छोड़कर किसी आश्रम में रह रहे हैं उन्हें वापस उनके घर भेजना है। श्री मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के रहन सहन के अलावा उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। धमतरी जिले में आज हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर और महासमुंद के कारोबारी कार में सवार होकर जगदलपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान कुरूद थाना के डांडेसरा के पास उनकी कार विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक चाय कारोबारी बताए जाते हैं। इधर भिलाई नगर के चंद्रा मौर्या चौक पर आज हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार संयंत्र कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रायपुर के सरोरा स्थित एक निजी कंपनी में हुए हादसे में झुलसे 2 श्रमिकों में से एक श्रमिक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि बीते 15 दिसंबर को काम के दौरान हुए सिलेंडर पाइप में विस्फोट होने से 2 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे। नारायणपुर जिले के नारायणपुर ओरछा मार्ग पर माओवादियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध किए जाने से यातायात बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने पहाड़ी मंदिर के पास पेड़ काटकर आवागमन बंद कर दिया था। साथ ही माओवादियों ने इस मार्ग पर बैनर और पर्चे भी लगा रखे थे। बताया जाता है कि यह मार्ग बंद होने से आज नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार में ओरछा के ग्रामीण नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर सजग होने से आर्थिक उन्नति के साथ समाज की दशा भी बेहतर होती है। आज दुर्ग जिले में केंद्रीय गोंड महासभा द्वारा आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस और युवक युवती परिचय सम्मेलन के अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की नीति सबका विकास करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों से जनजाति समाज के लोगों को आर्थिक संबल मिला है। श्री बघेल ने कहा कि सरकार जनजातीय लोगों की शैक्षणिक प्रगति के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें असम का सह प्रभारी बनाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले विकास उपाध्याय एनएसयूआई और युवक कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बिलासपुर के तहसील कार्यालय में राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अब प्रशासन ने छुट्टी के दिन विशेष शिविर न्यायालय लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 129 प्रकरणों की आज सुनवाई के बाद निराकरण किया गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे कमी लाने के लिए विशेष शिविर न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश के उत्तरी भाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं मैनपाट का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज सुबह कई जगहों पर पाला पड़ने की खबर भी है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में शीतलहर चलने की खबर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण आने वाले 2-3 दिनों तक सरगुजा संभाग में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर छाए बादल छट चुके हैं। दिन में तेज धूप पड़ने से मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। तापमान गिरने के साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। इस बीच कड़ाके की ठंड से बचने लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने 4 सहायक उप निरीक्षक सहित 30 प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है। इस तबादले में कोरबा जिला पुलिस के कर्मी भी शामिल हैं। दुर्ग जिले में अमृत मिशन के तहत जल आपूर्ति के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन को चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को कोतवाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 पाइप के 21 टुकड़े बरामद किए हैं। और बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के छेड़िया गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के योगदान से नई पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम रायपुर आगमन के शताब्दी वर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किया संबोधित। और प्रदेश के उत्तरी भाग में चलने लगी है शीतलहर। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में तापमान में और गिरावट आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।